क्रू मेंबर्स को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 ऊपर शुरू हो चुकी है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती तो समुद्र के नीचे न्यूक्लियर अटैक हो सकता था। कल्पना कीजिए, आज रात आप अपने घर में आराम से सो रहे हो और आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे भी गहरी नींद में हो और दुनिया में करोड़ों लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। तब एक आदमी को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़े जिससे पूरी मानव सभ्यता का फ्यूचर ही बदल जाए। ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच्ची घटना है। और सबसे शॉकिंग बात, दुनिया को उस समय पता भी नहीं था कि वो मौत के इतने करीब पहुंच चुकी है। और इतने करीब कि अगर एक आदमी ने आज एक कुछ और फैसला लिया होता तो आज दुनिया के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क, इन सब की कहानी कुछ और ही होती। और ये सब होने वाला था समुद्र के हजारों फीट नीचे एक अंधेरी सोवियत सबमरीन के अंदर, जिसके अंदर बैठे लोगों को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या सच में युद्ध शुरू हुआ था या सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी? आज हम जानेंगे उस कहानी के बारे में जिसे हिस्टोरियंस ने मानव इतिहास के सबसे खतरनाक मोमेंट में से माना है। साल 1962। आज के समय में हम स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और एआई की बात करते हैं, लेकिन उस समय दुनिया एक अलग ही डर में जी रही थी और उस डर का नाम था न्यूक्लियर वॉर। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। दोनों ही सुपर पावर्स, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स और दोनों ही एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी नहीं थी, ये एक सर्वाइवल की लड़ाई थी। अगर एक देश हमला करता तो दूसरा भी पीछे नहीं हटता और देखते ही देखते पूरी दुनिया न्यूक्लियर फायर में बदल सकती थी। इसी दौरान अमेरिका की एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। स्पाई प्लेन्स ने कुछ तस्वीरें खींची जिसने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी। क्यूबा में सोवियत मिसाइल साइट बन रही थी। अब यहां एक मैप इमेजिन कीजिए। क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा कोस्ट से सिर्फ लगभग 150 किलोमीटर दूर। अगर वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय हो जाती तो अमेरिका के कितने बड़े शहर चंद मिनटों में टारगेट बन सकते थे। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के सामने एक मुश्किल सवाल था, क्या इंतजार किया जाए या अटैक किया जाए और या फिर नेगोशिएशन किया जाए। डिसीजन जो भी होता, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। अमेरिका ने क्यूबा के आसपास नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था। जो भी सोवियत शिप्स क्यूबा की तरफ जा रही थी उन्हें रोका जा सकता था। अब इमेजिन करो, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर दो लोग आमने सामने खड़े हैं और दोनों के हाथ में गन है, दोनों ही एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था क्योंकि पीछे हटना कमजोरी माना जाता, लेकिन आगे बढ़ना शायद दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में धकेल देता। अब दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और मॉस्को पर थी। क्या प्रेसिडेंट्स युद्ध रोक पाएंगे? क्या डिप्लोमेसी काम आएगी? क्या मिसाइल्स हट जाएंगी? सब लोगों की निगाहें सिर्फ प्रेसिडेंट्स के डिसीजंस पर टिकी थी। बट असली खतरा इन नेताओं से नहीं था। असली खतरा समुद्र में छिपा बैठा था और वो था एक सोवियत सबमरीन जो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली थी। अब यहां एक सवाल आता है कि अगर पूरी दुनिया क्यूबा क्राइसिस पे ध्यान दे रही थी तो एक सोवियत सबमरीन अमेरिका के इतनी नजदीक क्या कर रही थी? इसका जवाब समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। उस समय सोवियत यूनियन को डर था कि अमेरिका क्यूबा पर कभी भी हमला कर सकता है और अगर क्यूबा गिर जाता तो सोवियत यूनियन की इमेज पूरी दुनिया में बहुत कमजोर पड़ जाती। इसलिए सोवियत नेवी ने अटलांटिक ओशियन में कई सबमरीन्स भेजी। ऑब्जेक्टिव था अमेरिकन नेवल एक्टिविटी मॉनिटर करना, क्यूबा के आसपास अपनी प्रेजेंस दिखाना और जरूरत पड़ने पर सोवियत इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहां पर एक सीक्रेट था जिसके बारे में अमेरिका को कोई अंदाजा नहीं था। ये सबमरीन सिर्फ टॉर्पीडोज कैरी नहीं कर रही थी, इन सबमरीन्स के अंदर न्यूक्लियर टॉर्पीडोज भी थे। यानी अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती तो समुद्र के नीचे न्यूक्लियर अटैक हो सकता था। और इन्हीं सबमरीन्स में से एक सबमरीन थी जिसका नाम था B-59, एक ऐसी सबमरीन जिसका नाम कुछ घंटों बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। अब इमेजिन कीजिए, आप कई दिनों से समुद्र के नीचे बंद हैं, कोई सनलाइट नहीं, कोई फ्रेश एयर नहीं, कोई फैमिली कांटेक्ट नहीं और सबसे बड़ी बात, कोई रिलायबल न्यूज नहीं।
B-59 कई दिनों से अंडर वाटर थी, बैटरी धीरे धीरे कम हो रही थी और सबमरीन के अंदर का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अनुसार क्रू मेंबर्स एक्सट्रीम हीट और एग्जॉशन का सामना कर रहे थे। उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और सेलर्स मेंटली और फिजिकली बुरी तरीके से थक चुके थे। अगर आपके फोन में नेटवर्क चला जाए तो कुछ ही घंटों में बेचैनी होने लगती है। अब इमेजिन करो दुनिया से बिल्कुल कट जाना, किसी का कुछ भी पता नहीं होना और साथ में यह भी डर होना कि शायद ऊपर युद्ध शुरू हो चुका है। और यही हालत B-59 के अंदर थी। और तभी पहला धमाका हुआ जिससे पूरी सबमरीन हिल गई, फिर दूसरा धमाका, फिर तीसरा और फिर चौथा धमाका। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद अमेरिका अटैक कर रहा था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। B-59 के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 ऊपर शुरू हो चुकी है। लेकिन असलियत ये थी कि अमेरिकन नेवी सबमरीन को सरफेस पर आने के लिए सिग्नल के तौर पर वार्निंग डेप्थ चार्जेस इस्तेमाल कर रही थी। वो एक अटैक नहीं था, वो सिर्फ एक वार्निंग थी। उस समय कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई रेडियो कम्युनिकेशन नहीं था, कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। तो ये बहुत ही छोटे एक्सप्लोजन्स थे जो ये कह रहे थे कि सबमरीन को अब सरफेस पर आ जाना चाहिए। लेकिन अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को इस बात का अंदाजा नहीं था और यही गलतफहमी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली थी। और अब सबमरीन के अंदर सिचुएशन और भी डेंजरस हो रही थी। सबमरीन का कैप्टन वैलेंटीन सेवेत्स्की, उनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने उनके ऊपर वॉर कर दिया है और अब ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा है, न्यूक्लियर टॉर्पीडो। एक ऐसा वेपन जो कोई ऑर्डिनरी टॉर्पीडो नहीं था। अगर वो अमेरिकी जमीन पर इस्तेमाल किया जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को झेलने पड़ते। अब इमेजिन करो, ऊपर अमेरिका, नीचे सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन, दोनों नर्वस, दोनों कंफ्यूज्ड, दोनों को ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी युद्ध प्लानिंग से नहीं, गलतफहमी से शुरू हुआ है और यह दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी बनने जा रही थी। लेकिन सोवियत प्रोटोकॉल के अनुसार इतना बड़ा फैसला एक आदमी अकेला नहीं ले सकता था। लॉन्च के लिए सीनियर ऑफिसर्स की अप्रूवल जरूरी थी और उन्हीं ऑफिसर्स में शामिल था एक नाम जिसे उस समय दुनिया नहीं पहचानती थी, लेकिन बाद में इतिहास ने उसे एक अलग पहचान दी। नाम था वासिली आर्खिपोव। और कुछ ही मिनटों में आर्खिपोव एक ऐसा डिसीजन लेने वाला था जिस पर शायद मेरी, आपकी और पूरी मानव सभ्यता की किस्मत टिकी हुई थी। कैप्टन लॉन्च चाहता था, कुछ लोग सहमत थे, एक्सप्लोजन्स जारी थे, कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और समुद्र के हजारों फीट नीचे एक आदमी यस और नो के बीच में खड़ा था। अब यहां कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि आर्खिपोव भी वही सिचुएशन देख रहा था जो बाकी लोग देख रहे थे। वही अनसर्टेनिटी, वही प्रेशर, वही एक्सप्लोजन्स, लेकिन उसने एक अलग सवाल पूछा, क्या हमें पूरा यकीन है कि युद्ध शुरू हो चुका है? सुनने में ये एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन ऐसे ही सवाल इतिहास बदलता है। जब पूरी दुनिया पैनिक मोड में होती है तो सबसे मुश्किल काम होता है रुककर सोचना। आर्खिपोव ने आर्ग्यू किया कि उन्हें सरफेस पर जाना चाहिए और सिचुएशन कंफर्म करनी चाहिए और विदाउट कंफर्मेशन न्यूक्लियर वेपन लॉन्च नहीं करना चाहिए। कुछ मिनटों तक सबमरीन के अंदर टेंशन बनी रही। कोई नहीं जानता था कि कैप्टन सही है या आर्खिपोव, लेकिन ये वही मिनट थे जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। और अंत में आर्खिपोव की बात मान ली गई, B-59 को सरफेस पर लाया गया और सच्चाई सबके सामने आई। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू नहीं हुई थी, अमेरिका अटैक नहीं कर रहा था। अमेरिका उन एक्सप्लोजन्स के थ्रू सबमरीन को कम्युनिकेशन भेज रहा था सरफेस पर ऊपर आने के लिए। वो एक मैसेज था, एक वार्निंग थी, एक अटैक नहीं था। यानी जिस चीज को क्रू युद्ध समझ रहा था वो युद्ध था ही नहीं। अब मान लीजिए कि अगर उस गलतफहमी की वजह से न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च हो जाता तो इस दुनिया का इतिहास ही अलग होता। और कई हिस्टोरियंस मानते हैं इससे तेजी से एस्केलेशन हो सकता था। एक हमला होता, फिर एक जवाबी हमला, फिर एक हमला और शायद फिर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता।
अब यहाँ एक सवाल है जिसका एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं जानता। अगर आर्खीपॉव ने भी बाकी लोगों की तरह सोचा होता और न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए वो सहमत हो जाता तो क्या होता? हिस्टोरियंस इस बात पर अग्री करते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और अगर ये एस्केलेट होती तो हम सबका इतिहास बदल सकता था, क्योंकि उस समय दोनों सुपर पावर्स ही न्यूक्लियर सुपर पावर्स थी और दोनों के बीच में बहुत हाई टेंशन थी, बहुत ही ज्यादा प्रेशर था और उस समय आज की तरह एडवांस्ड कम्युनिकेशन भी नहीं था। यानी एक गलत फैसला, एक गलत एजम्पशन और पूरी दुनिया बदल सकती थी। कई बार लोग सोचते हैं कि इतिहास युद्धों से बदलता है, लेकिन कभी कभी इतिहास उन युद्धों से भी बदलता है जो होने से रुक जाते हैं। जब लोग इतिहास पढ़ते हैं तो लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उस इंसान का होता है जो हेडलाइंस में नहीं आता। आर्खीपॉव ने कोई मिसाइल नहीं चलाई, कोई एनिमी आर्मी को भी डिफीट नहीं किया, कोई विक्ट्री स्पीच भी नहीं दी। उसने बस एक सवाल किया, क्या हमें पूरा यकीन है? और कभी कभी शायद पूरी दुनिया बचाने के लिए इतना ही काफी होता है। एक सवाल, एक शांत दिमाग और पैनिक सिचुएशन में डिसीजन लेने की हिम्मत। इसलिए आज कई हिस्टोरियंस उसे बोलते हैं द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लगेगी, लेकिन 27 अक्टूबर 1962 को ये डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, ये रियलिटी थी। एक ऐसी रियलिटी जिसमें दुनिया का फ्यूचर समुद्र के हजारों फीट नीचे कुछ लोगों के फैसलों पर टिका था और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैसला था एक छोटा सा शब्द, नो।